अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। और ईद के बाद ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, सो ईद मुबारक। आज के पॉडकास्ट में हम आपको काफी दिल दहलाने वाली कहानी सुनाएंगे, तो स्टे ट्यून। तो आज से 28 साल पहले हमारे बीच एक केस आया था जिसे कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर किया है। ये केस हरभजन सिंह और जसवंत कौर की बेटी नैना सहानी का है। नैना एक बहुत ही डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। मतलब कोई लोग होते हैं ना मुंह फट वोकल, अपनी बातें मुंह पे कहने वाले, बिना किसी से डरे, वो एक ऐसी लड़की थी। तो इसी नेचर के चलते ना उसे आगे जाके अपनी कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मेंबर बनी। फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में उसने अपनी पायलट बनना चाहती थी, तो पायलट बनने की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो इस बीच अपने इस पॉलिटिक करियर के से अलग हो गई, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो 1989 में दिल्ली यूथ की कांग्रेस गर्ल्स जनरल सेक्रेटरी बनी। ठीक है, ये उसका डिसीजन उसके करियर वाइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन रिलेशन वाइज आपको आगे पता चलेगा कैसा था। तो वो जब वहां गई, मुलाकात हुई उसकी सुशील शर्मा से। सुशील और नैना दोनों की कहानी बहुत ही सिमिलर है। सुशील बहुत ही गरीब परिवार से आता था, और किसी में होता है ना कि कुछ बनने की चाह, कि सक्सेसफुल बन जाए किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बन जाए, उसमें वो था। तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। वो इतना पावरफुल बन गया था अपने कॉलेज में, क्योंकि वो भी नैना की तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मेंबर बन गया था। ठीक है, और कॉलेज में प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वो भी रहा हुआ है अपने कॉलेज में। तो उसकी बहुत ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। तो वो क्या करता था, जैसे कोई लोग होते हैं कि काम निकलवाना आता है जिसे कहते हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम निकलवाना आता था, और वो इस चीज़ को किसी दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज़ करता था। तो वो इस चीज़ की वजह से कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर हो गया। और पॉपुलर होने के बाद आपको पता ही है पावर आती है। बहुत ही पावरफुल बंदा बन गया था वो। एक तो चीज़ होती है, कोई भी पावरफुल बंदा बन जाए तो कोई हम्बल उसी तरह रहता है, कोई किसी में एटीट्यूड आ जाता है, तो वो उसमें एटीट्यूड, घमंड, ये सब आ गया था। तो वो इसी के चलते अपने पास एक गन भी, रिवॉल्वर भी कैरी करने लग गया था, लोगों को डराने के लिए, ताकि उसका खौफ बना रहे और वो सबको पावरफुल ऐसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी दिखे। उसका इस कॉलेज में नाम था चाकू मार, क्योंकि वो क्या करता था, जो अपने अपोजिट पार्टी के पोस्टर होते हैं उन पे चाकू मार देता था। तो इसी के चलते उसका नाम चाकू मार रख दिया गया कॉलेज में। तो वो चाहता था कि सक्सेसफुल बने, तो सक्सेसफुल बनने के लिए किसी के दिमाग में पॉलिटिक्स या कोई बिजनेस भी आता है, तो उसका इंटरेस्ट बिजनेस में भी था। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ, केशव कुमार के साथ, एक बिजनेस स्टार्ट किया, होटल, एक रेस्टोरेंट खोला उसने अपने दोस्त के साथ। लेकिन उसका पैशन और हार्डवर्क जो अपने काम के लिए था, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। तो उसको इसी चलते कांग्रेस का यूथ लीडर बना दिया गया आगे चल के। तो वो बना कांग्रेस का 1977 में यूथ लीडर। और नैना ने कांग्रेस ज्वाइन कब की थी? 1989 में। तो वो दोनों इस बीच मिले। तो वो सुशील कुमार ने जब नैना को देखा तो उसे एक ही नज़र में उससे प्यार हो गया, उसे वो पसंद करने लगा। और दोनों की स्टोरी सेम है, दोनों पॉलिटिक्स में थे कॉलेज अपने टाइम में, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते थे, दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, डोमिनेंट थे, बहुत ही चीज़ें सिमिलर थी दोनों में। तो इसी के चलते उन दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे, बातें हुई, प्यार हुआ। तो 1993 में उन दोनों ने शादी कर ली, और उनकी शादी इतनी प्राइवेट थी कि उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्तों को भी नहीं पता था इस शादी के बारे में। क्योंकि उसको, जो सुशील कुमार था, उसको ऐसा लगता था कि अगर सब जगह ये न्यूज़ फैल गई कि उसकी शादी हो गई, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर तो था ही, तो शादी हो गई तो लोग उसे कमज़ोर समझने लगेंगे, क्योंकि किसी की कमज़ोरी उसकी फैमिली होती है, तो उसे कमज़ोर समझने लगेंगे। तो नैना ने भी ये बात समझी और वो मान गई कि ठीक है, हम प्राइवेट लगेंगे। तो वो शादी करके दिल्ली के एक गोल मार्केट में एक रूम लेके रेंट पे रहने लगे। ठीक है, तो शुरुआत में तो शादी एकदम उनका रिलेशन एकदम अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, खटास आ जाती ना,
एक रिलेशन में वो होने लगी। फिर क्योंकि जो मतलब सुशील कुमार था वो बहुत ही मतलब लड़कियों के साथ घूमता था, उसके रिलेशन थे क्योंकि वो लड़कियों को फेवर करता था, ठीक है, और उनके साथ घूमता था, तो नैना को ये बातें पसंद नहीं आती थी। वो वोकल तो थी, मुंहफट तो थी, तो वो बोल देती थी, तो इसी के चलते उनके बीच झगड़े होने थे। लेकिन सुशील कुमार भी नैना के लिए बहुत ही पॉजिटिव था पॉजिटिव था। वो क्या करता, नैना को मारने लग गया था और उसको कमरे में बंद करके रखता था, मतलब घर में बंद करके रखता था, मारता था, उसे कहीं जाने नहीं देता था क्योंकि उसे शक होता था। तो इसी के चलते नैना बहुत ही लोनली फील करने लगी, अकेली घर में रहकर। 2 साल हो गए थे इस बात को। वो मतलब बहुत ही इसी बीच ना वो अपने एक पुराने दोस्त से मिली, मखलूत करीम से। उससे मिली तो दोनों घंटे घंटे बातें करते थे, मिलकर फोन पे सब बातें करते थे। लेकिन सुशील कुमार को ये चीजें पता चलने लगी क्योंकि उसने अपने नौकर को भी ये कह रखा था कि नैना जो भी करे पूरे दिन में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे, ठीक है। वो ये चीजें होने लगी। सुशील कुमार को उससे दिक्कत थी क्योंकि जो मखलूत करीम था वो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वही कास्ट की वजह से उनकी वो शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनके बीच प्यार था। तो उसे सुशील कुमार को इससे दिक्कत होने लगी, ठीक है। तो एक वो मतलब घंटों घंटों बातें करते थे। नैना अपने जो सुशील कुमार के साथ शादी थी उससे बहुत ही परेशान हो चुकी थी, ठीक है। तो वो चाहती थी ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना न्यू बिजनेस, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना। तो वो चाहती थी कि मखलूत उसमें उसकी हेल्प करे। तो जब मखलूत ने ये बातें सुनी तो वो मान गया उसकी हेल्प करने को। लेकिन क्या हुआ, वो नैना मखलूत से फोन पे बात कर रही थी, ठीक है। उसी वक्त सुशील कुमार घर में आ गया, ठीक है। तो नैना ने अचानक से फोन रखा और कमरे में चली गई। तो सुशील कुमार आया, वो लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन उठाया, रीडायल बटन दबाया, तो जाके कॉल मखलूत को लगा। जब उसे पता चला कि ये मखलूत से बातें कर रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो नैना के पास गया, दोनों में बहुत ज्यादा बहस हुई। सुशील कुमार को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने अपनी गन निकाली और नैना पे 3 गोलियां चला दी। एक गोली उसके हेड में जाके लगी, सर में जाके लगी, एक गोली उसके नेक में जाके लगी और एक गोली मिस हो गई जो रूम में कहीं दीवार पे जाके लग गई। नैना उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेड हो गई, उसकी डेथ हो गई नैना की। जब उसने सुशील कुमार ने चेक किया कि ये तो मर चुकी है, ठीक है, तो वो घबरा गया कि मतलब इसको तो अब ठिकाना लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पे नाम आ जाएगा। तो उसने क्या किया, नैना को एक प्लास्टिक बैग में रैप करके, बेडशीट में रैप करके अपनी कार में डाल के यमुना नदी के पास चला गया। कि उसने सोचा था कि वो उसको, नैना को उसमें बहा देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यमुना नदी पर उस टाइम बहुत ही भीड़ थी, ठीक है, कुछ मतलब फंक्शन वगैरह था तो बहुत भीड़ थी यमुना नदी पर। लेकिन सुशील को लोग रिकॉग्नाइज भी करते थे क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी था। इसी के चलते वो उसने ये प्लान ड्रॉप किया और वो उसने अपनी, मैंने बताया था कि अपने दोस्त के साथ एक होटल खोली थी, उस होटल में गया, अपने दोस्त को बुलाया केशव कुमार को, उससे कहा कि रेस्टोरेंट खाली करो पूरा। तो उसने पूरा रेस्टोरेंट खाली कर दिया, सारे जो गेस्ट वगैरह उसको सबको खाली कर दिया। तो उसने, सुशील कुमार ने केशव कुमार के सामने कन्फेस किया कि उसने नैना का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये बात, और उसको हेल्प चाहिए उसको उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने के लिए। तो ये बात सुन के केशव एकदम डर गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो सुशील पॉलिटिक्स की तरफ से आता था और बहुत ही फेवर थे उस पर उसके। तो उसने हाँ बकी, तो दोनों एक मतलब कंक्लूजन पे आए कि उसको, नैना की बॉडी को तंदूर में डाल के मतलब खत्म कर देंगे, उसके सारे सबूत मिटा देंगे, ठीक है। तो जब वो उसको तंदूर की तरफ लेकर गए, उसको तंदूर में डालने लगे, लेकिन तंदूर की क्या थी, जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही छोटी थी नैना की बॉडी से। नैना की बॉडी बहुत ही वाइड थी तो वो फिट नहीं आ रही थी। तो सुशील कुमार ने खुद नैना की बॉडी को पीस में कट किया, अलग अलग पीसेस में कट किया, तंदूर में एक एक करके डाला। अब बॉडी है, बॉडी टाइम लेती है जलने के लिए, ठीक है। नैना की डेथ भी अभी अभी हुई थी, जो मॉइस्चर होता है वो नहीं जाता इतनी जल्दी, तो वो टाइम लेती है बॉडी। लेकिन उसको हड़बड़ी में ना, उसने क्या किया, जो भी उसे चीजें दिख रही थी उसने सारी तंदूर में डालनी स्टार्ट कर दी। घी दिखा, घी तंदूर में डालना स्टार्ट कर दिया, बटर तंदूर में डाल दिया, कागज, पोस्टर, बहुत सारी चीजें तंदूर में डाल गई ताकि
जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाए। ये सब हुआ ना। अब इतनी सारी चीजें एक साथ तंदूर में डालोगे, हाँ कितनी बड़ी हो जाएगी। उसकी जो फ्लेम थी तंदूर की, वो जो होटल की बाउंड्री होती है उससे भी ऊपर जाने लगी। तो वहां पे क्या, दो पुलिसमैन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्हें वो दिखी कि उन्हें लगा कि आग लग गई पास में, तो वो गए उसके पास। सुशील कुमार गेट पर ही खड़ा था। उसने रोका उसको कि नहीं नहीं रुको, क्या हुआ, तो ये आग कैसे लगी? कि नहीं नहीं मैं अपने पुराने पोस्टर वगैरह वगैरह जला रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, उसने कहा ठीक है, आग को कंट्रोल में रखना। इतना कह के वो पुलिस वाले चले गए। तो सुशील कुमार और भी घबरा गया कि एविडेंस मिटाने होंगे सारे। तो जल्दी से उसने जो भी दिखा और उसमें तंदूर में डालना स्टार्ट कर दिया। आग और बढ़ गई। लेकिन वहां पे क्या था, जो भी लोग रहते थे ना वो सारे थे वेजिटेरियन। वो जितना भी इलाका था वो सारा वेजिटेरियन इलाका था। अब मीट के जलने की और पोस्टर के जलने की स्मेल तो डिफरेंट ही होती है। तो जो वहाँ के जो लोग थे, नेबर थे, उन्होंने मतलब उन्हें अलग सी स्मेल आने लगी, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस आई, लेकिन पुलिस इस बार पीछे से आई। और जो उन्होंने आग देखी झट से ही उसकी होटल की बाउंड्री कूदी, और तंदूर था वो गार्डन में था, उसकी तरफ गए। तो उन्होंने देखा कि ये आग लग रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो उन्होंने कहा ये पोस्टर जलने की और की स्मेल नहीं है, कि सच बताओ तुम क्या कर रहे हो, बकरी वगैरह कुछ जलने की स्मेल है। तो सुशील कुमार ने कहा कि हाँ हाँ बकरी जला रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आग बुझाओ जल्दी। जब आग बुझाई, थोड़ी ठंडी हुई आग, तो पुलिस वाले ने उस तंदूर के अंदर झांक के देखा। तो मतलब उसकी नैना की बॉडी तो एकदम मिट चुकी थी, एकदम राख हो चुकी थी, पूरा मतलब शरीर जल गया था, और सिर्फ उसके कुछ बाल बचे थे। उस बाल से उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये तो कोई बकरी वगैरह नहीं है, ये तो किसी इंसान की बॉडी लग रही है। तो सुशील कुमार ने देख लिया कि केशव को वो लोग पकड़ने लग गए पुलिस वाले। तो वो ये देख कर वो सुशील कुमार वहां से भाग गया। लेकिन बाद में जब सुशील को पकड़ा गया तो उसने खुद कन्फेस किया कि ये बॉडी नैना की है, नैना की। लेकिन इतना बड़ा कांड और सिर्फ एक एविडेंस खाली उसके कन्फेशन से तो ये मान नहीं सकते थे कि ये बॉडी उसी की है। अब आइडेंटिफिकेशन करते हैं बॉडी का अपने घर वालों को बुला के, लेकिन उसकी बॉडी इतनी जल चुकी थी कि मतलब लोग भी नहीं पहचान रहे थे उसको कि किसकी बॉडी है, ठीक है। सिर्फ बालों से पता चल रहा था कि जिसके जब मम्मी पापा थे उन्होंने पहचान लिया था कि हाँ ये नैना की बॉडी है। तो फिर जब वो पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया, वो मतलब गए उसके सुशील कुमार के घर पे। तो उन्होंने जो वो गोली मिस हुई थी वो जाके दीवार पे लगी थी, उन्होंने वो निशान देखा, वहां से गोली देखी। तो आगे इन्वेस्टिगेट किया, तब तक सुशील कुमार वहां से भाग चुका था। फिर बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया गया। तो वहां पे देखा कि नैना के डीएनए और उसका बॉडी का डीएनए सेम है। फिर बाद ऑटोप्सी करवाई गई। ऑटोप्सी में ये सामने आया कि पहली ऑटोप्सी में तो ये सामने आया कि ये जो नैना मरी है वो जलने से मरी है, ठीक है। लेकिन सेकेंड ऑटोप्सी करवाई गई तो मिला कि उसकी बॉडी में बुलेट्स मिले। तो ये कंक्लूजन निकला कि उसकी मौत जलने से नहीं, बुलेट से हुई है, गोली लगने से हुई है। और जब उस गोलियों को, बुलेट्स को उसकी जो नैना की बॉडी में थे उसको मैच किया, जो सुशील के घर पे बुलेट मिली थी उससे मैच किया गया, तो दोनों सेम थी, ठीक है। तो सुशील कुमार को ऐसे ढूंढ रही थी पुलिस, वैसे भी उसने जाके सरेंडर किया बेंगलोर में सरेंडर किया। वो पहचान में नहीं आ रहा था उस टाइम, तो क्योंकि उसने अपने बाल कटवा लिए थे, मतलब दाढ़ी मूछे कटवा ली थी, पहचान में नहीं आ रहा था और बार बार मना कर रहा था कि मैं नैना को नहीं जानता, मैं तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा में आया था, मैं नैना को नहीं जानता, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस ही नहीं थे उसके खिलाफ, क्योंकि उसने ही मारा है। सुशील कुमार था वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता था, उसकी बहुत ही पावरफुल कनेक्शन थे, उसे पता था कि मैं अरेस्ट होकर 2 महीने में छूट जाऊंगा, तो वो भी इतना कॉन्फिडेंस से था। लेकिन आगे चल के उसको जो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, वो आगे चल के फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। तो लेकिन जो सुशील कुमार था वहां पे एक पुजारी का काम करने लगे, और अब उसके बिहेवियर में इतना चेंज आ गया था कि पूरा अपोजिट हो गया था पहले का। एकदम हम्बल, पुजारी का काम कर रहा है, किसी से कोई, दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसा हो गया था। तो कोर्ट ने धार को देख के उसको रिलीज कर दिया 2014 में उसको रिलीज कर दिया। और एक हैरानी की बात यह है कि अब वो एक मैरिज काउंसलर है,
वो शादीशुदा जीवन को कैसे बांधे रखें उसकी सलाह देता है लोगों को। तो ये कहानी डोलवर्स के ऊपर है, श्रद्धा आफ्ताब। और इस कहानी में आपको ये पता लगेगा कैसे आपको प्यार करने वाला आपकी जान ले लेता है। तो ये कहानी है 2018 की, मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी दिल्ली में, और ये दिल्ली का मतलब वन ऑफ द मोस्ट दिल दहलाने वाला किस्सा है। तो इसमें होता क्या है कि एक श्रद्धा नाम की लड़की होती है, वो 2018 में के आसपास एक है ना कॉल सेंटर में काम करती है। तो कॉल सेंटर में काम करती है, वहाँ पे उसको एक कलीग होता है उसका, जिसका नाम होता है आफ्ताब। तो आफ्ताब से उसकी बातचीत होती है, और बातचीत होते होते थोड़े से उनका रिश्ता गहरा होने लग जाता है, और वो दोनों लवर्स बन जाते हैं। और ये आफ्ताब जो बंदा है, ये उसको काफ़ी इसकी केयर करने लग जाता है, और उसको केयर की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही 2016 में उसके मदर और फादर का डिवोर्स हुआ था। वो अपने मदर के साथ रहती थी, उसके भाई और वो अपनी मदर के साथ रहते थे, उसके फादर अलग से रहते थे। तो इसी दरमियान इसको केयर की ज़रूरत थी, और इसको आफ्ताब मिल गया था, तो इसका लवर बन गया था, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो क्या होता है, इनकी जो आपसी में प्यार था वो काफ़ी बढ़ने लगा। तो इसी तहत इन्होंने सोचा चलो यार लिव इन में रहते हैं, और लिव इन में रहने के लिए इन्होंने अपने घर वालों से इजाज़त ली। तो इसके श्रद्धा के जो मदर और फादर थे वो दोनों ने ही मना कर दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिलीजन इश्यूज, क्योंकि जो आफ्ताब था वो मुस्लिम था और जो श्रद्धा थी वो हिंदू थी। तो ये डिफरेंस होने की वजह से उसने मना कर दिया। बट श्रद्धा बहुत ज़िद्दी थी, उसने जिद करके वो आफ्ताब के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई 2019 में, और लगभग 1 साल इन्होंने लिव इन में रही है। तो होता क्या, धीरे धीरे जो ये श्रद्धा थी ये अपने घर वालों से भी बात करना बंद कर देती, क्योंकि बिकॉज वो इसके अगेंस्ट थे इस वजह से। तो होता क्या, धीरे धीरे उसकी जो मम्मी होती है उसको ये बात बहुत अंदर से खाने लगी कि मेरी बेटी है जो वो मुझसे बात नहीं कर रही, और वो बहुत सिक होने लगी। और ये चीज़ इतनी आगे तक बढ़ गई कि इवेंचुअली उसकी मदर की डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तब ऑब्वियस सी बात है, एक बेटी अपने माँ के गुजरने पर मिलने जाएगी। तो अपनी आखिरी बार वो एक बार अपनी माँ से मिलने जाती है, उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ। तो ऐसे करते वो वापस उसका अपने फादर से धीरे धीरे बातचीत चालू हो गई। तो क्या हुआ कि वो अपने डैड को बताती है कि आफ्ताब मुझे मारता है, आफ्ताब मुझे स्लैप करता है। तो उसके फादर भी बड़े चिंतित हुए। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने अपने फादर से भी बात करना बंद कर दी धीरे धीरे। चलो फ़ोन पे बात करना बंद हो गई। तो जो ये पहले भी जब इनके बीच में बात रुकी थी, तो वो क्या सोशल मीडिया से इसके मदर और फादर दोनों अपडेट लेते थे कि भाई हाँ, जैसे सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे स्टोरीज डालते थे, तो पता लग जाता था ऑब्वियस सी बात है कि बच्ची क्या करी क्या नहीं। तो अब की जब बात हुई तो उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, और आफ्ताब को जब उसके फादर कॉल करते तो कहते थे वो भी फ़ोन नहीं उठाता था बेसिकली। तो क्या हुआ कि फिर फ़ोन उठाना उसकी बच्ची ने बंद कर दिया। तो सोशल मीडिया पे भी चलो एक टाइम तक बात हुई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बात होना बंद हो गई। तो क्या हुआ उसके बाद कि वो बहुत टेंशन होने लगे कि यार चलो फ़ोन नहीं उठाई वो बात अलग है, एक सोशल मीडिया पे भी कोई अपडेट नहीं आना, नील अपडेट आना। तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रेंज लगा उसके फादर को। तो होता क्या है कि उसके बाद आफ्ताब का भी फ़ोन स्विच ऑफ रहने लगा। तो ये इतने ज़्यादा टेंस हो गए कि इन्होंने जाके पुलिस की मदद लेने की कोशिश करी, और जो पुलिस थी उनके पास जाके उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई कि भाई मेरी बच्ची है, वो किसी तरह से मेरे कांटेक्ट नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही है, वॉट एवर जो भी। तो मिसिंग कंप्लेंट लिखी। तो जब पुलिस ने वहाँ पूछताछ करना चालू करा तो ये पता चलता है कि मतलब आस पड़ोस से, जैसे आफ्ताब का घर था उसके आस पड़ोस से पता करना चालू किया, तो वो बताते हैं कि ये लड़की स्टार्टिंग में तो दिखती थी, पर एक टाइम के बाद इसने दिखना बंद कर दिया, और हर बार कोई ना कोई मतलब
नई लड़की आफ्ताब घर पे लेके आता था और नाइट स्टे वहीं होता था। वो लड़की भी नाइट स्टे वहीं करती थी उसके घर। तो पुलिस तो थी, उसको ये बात बहुत शॉकिंग लगी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे करते जो आफ्ताब था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो आफ्ताब ने कई है ना फेक स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दी कि नहीं ये है वो है XYZ। पर इवेंचुअली जब उसका घर की तहकीकात हुई तो घर में छोटे छोटे पीसेस, मतलब छोटे छोटे थैली के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले। तो उनका पुलिस वालों का दिमाग ठनका। तो उन्होंने क्या किया कि ना एक जो स्नाइफर डॉग्स होते हैं, जो कि स्पेशल डॉग्स होते हैं, जो भी पुलिस मतलब सुराग को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल लेती हैं, तो उन्होंने उसको रिमांड में लगाया उन सबको। तो पता ही चला कि जो मीट के पीसेस, ह्यूमन फ्लैश के पीसेस आफ्ताब के घर के अंदर नई फ्रिज के अंदर, उसने बकायदा एक नया फ्रिज खरीदा था जो आगे बताता हूँ मैं। तो उसमें जो वो पीसेस पाए गए थे वही सेम पीसेस एक फॉरेस्ट में ही पाए गए हैं जो कि उसके घर के काफी पास में था। जब उससे तहकीकात करी तो उसने अपना सारा चिट्ठा खोल दिया। आफ्ताब ने ये बताया कि श्रद्धा जो थी वो मुझसे शादी करने का बोल रही थी। और ऐसे करते करते बातचीत बढ़ी और ऐसी कोई छोटी मोटी ऐसी कोई मतलब बात पे उसको गुस्सा आया। तो आफ्ताब ने उसको धक्का दिया और वो गिर गई। तो गिरने के बाद आफ्ताब उसके ऊपर बैठ गया, उसका गला दबाने लगा और वो गुस्से में था आफ्ताब, तो उसको पता लगा नहीं, गला दबाता गया और इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई। और वो सब पका गया कि भाई क्या करें। उसके पास गाड़ी थी नहीं, तो उसने सोचा कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। तो उसने क्या किया, बाजार गया, बाजार से लेके आया काफी सारे डस्टबिन बैग्स बड़े बड़े, और लेके आया रूम फ्रेशनर्स, और लेके आया आरी, और उसके पीसेस को उसने मतलब श्रद्धा की बॉडी को 35 पीसेस में कट किया। उसकी बॉडी को 35 छोटे छोटे पीसेस में कट किया और अपने फ्रिज में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद वो रोज रात को टहलने निकलता और एक थैली ले जाता और फॉरेस्ट में फेंक देता कहीं भी रैंडमली, क्योंकि उसके फॉरेस्ट घर के पास था। वो रैंडमली वॉक करने निकलता और सब फेंक के आ जाता। और बकायदा ये होने के बाद भी ये हो गया और वो कैजुअली अपने वापस काम पे जाने लगा और उसने ऑनलाइन डेटिंग साइट पे अपनी प्रोफाइल बना ली और डेटिंग स्टार्ट कर दी। नई लड़की को लाया एक बार, और उसके बाद में वो जैसे काम पे जाता था तो वहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड, जो कॉल सेंटर था वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड और बन गई एक और। तो वो भी उसके साथ भी रिलेशनशिप में एट द टाइम था वो कॉल सेंटर में, और वो उसको भी घर लेके आया। और जब पुलिस वालों ने ये सारी तहकीकात करने के बाद में उससे पूछा तो मतलब वो जब बता रहा था तो वो एक घमंड में था, उसको किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं था। और वो है ना मतलब इंग्लिश में बहुत अकड़ के साथ बोल रहा था, यस आई किल्ड हर। काफी बार बोला उसने, यस आई किल्ड हर, यस आई किल्ड हर। तो मतलब उसको कोई रिग्रेट नहीं था। आफ्ताब है वो अभी तिहाड़ जेल में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाके सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो। और आपकी दादी नानी की कोई भी स्टोरीज है वो हमारे तक पहुंचाइए, हॉन्टेड स्टोरीज जितनी भी हैं, ताकि आपकी जो स्टोरीज है वो हमारे जरिए किसी और तक पहुंचे और किसी और की स्टोरीज है वो हमारे जरिए आप तक पहुंचे। आप हमें स्टोरी सेंड कर सकते हो via ईमेल, वॉइस नोट्स, डीएम्स, कमेंट्स, किसी भी और तरीके से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।